चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने सब स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया था, मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, ये सब हमने उसमें डिस्कस करे थे। अब ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। ये वो पार्ट है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे ही नाम आता है, क्या है रिलेटेड एग्रीगेट, जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमसी, ये सब बच्चे डर जाते हैं सोच के। बट गाइस, कुछ भी डरने का नहीं है, बस ये आपका माइंडसेट है कि नेशनल इनकम चैप्टर मुश्किल है। क्या तुमने क्लास 9 में ट्रिग्नो करी थी ना, साइन कॉस थीटा, उसका हाफ लेवल भी नहीं है ये जो हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। तो तुमने वो इतनी इजीली कवर कर लिया था। आपने अलजेब्रा करी है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल मैथ्स का क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो सिंपल मैथ्स हम सब ने करी थी। कौन सी, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नो हो गई, हम सब ने करी है वो। तो जो हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जिससे पूरी 12th में बच्चा डरता रहता है, देखो डरोगे तो कभी होगा नहीं तुमसे, और ये डर अपने मन में से निकाल दोगे तो ऑब्वियस है कि हो जाएगा। क्या है, बस आपको न्यूमेरिकल समझने हैं। मैं अभी तुम्हें न्यूमेरिकल समझाऊंगी, 2 क्वेश्चन दूंगी, तुम फटाफट सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे अभी धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज बिल्कुल डरना मत, डर के नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों ने अभी पहली वीडियो ये देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप जाके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखो, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट कराया है क्या है नेशनल इनकम, क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12th की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो, जितना इको का कोर्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड इन सब चैप्टर्स के नोट्स, लॉकडाउन है, बुक नहीं है तुम्हारे पास, वो कोई बात नहीं, मेरी ब्लॉग साइट का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहां से जाके नोट्स लो, स्क्रीनशॉट लो, फोटोकॉपी कराओ, जो मर्जी करा के अपना काम रेडी कर लो। तो नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने, तुम्हें जाओ एंड अपना काम करो। तो अब हमें स्टार्ट करना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो एक पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो, बिकॉज अभी मैं आपको एग्रीगेट्स लर्न करवाऊंगी। कैसे करते हैं मैं आपको उस तरीके से कराऊंगी जैसे मुझे 12th क्लास में मेरे टीचर ने कराया था, उसे मैं आज तक नहीं भूली हूं। तो ऑब्वियस है कि तुम भी कभी नहीं भूलोगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो पेन और पेपर तुमने अपने हाथ में ले लिया है। तो सबसे पहले अपनी शीट पे तुम्हें 4 बार जी लिखना है। क्या लिखना है? 4 बार तुम्हें जी लिखना है। उसके बाद 4 बार तुम्हें अपनी शीट पे एन लिखना है। क्या लिखना है? एन लिखना है। ठीक है, डन। उसके बाद तुम क्या करोगे, आपको एक रिदम फॉलो करनी है। हमारे 2 चीजें होती है इसमें, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डीपी और नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनपी। तो आपको 2 बार डीपी लिखना है। डीपी डीपी, एनपी एनपी, डीपी डीपी, एनपी एनपी, खत्म। ये हमारा हाफ हो गया, हमारा रिलेटेड एग्रीगेट, आधे रिलेटेड कुछ काम हमारा हो गया है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट। सब समझाऊंगी आगे धीरे धीरे, पहले बस एग्रीगेट्स बना लो। देखो तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होता है इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट क्या होता है, कुछ नहीं पता, बट देखो अभी तुम अपने आप ने तुमने ABCD से अपने एग्रीगेट्स बना लिए। ऐसे ही मुझे मेरे टीचर ने कराया था और मैं देखो अभी तक नहीं भूली, आई डोंट थिंक सो कभी भी भूलूंगी मैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे अगर तुम इको को किसी चीज से जोड़ कर करोगे तो वो तुम्हें बहुत आसानी से हो जाएगी। तो पहले तुमने 4 बार जी लिखा, 4 बार एन लिखा, फिर डीपी डीपी, एनपी एनपी, डीपी डीपी, एनपी एनपी, खत्म। फिर आपकी 2 चीजें एमपी और एफसी। जैसे हम नीचे स्क्वायर रूट लगाते हैं ऊपर नीचे, तो आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है या एमपी एमपी एफसी, एमपी एफसी, एमपी एफसी, एमपी एफसी। अब इन सब का नाम भी तुम बहुत आसानी से बता दोगे कि ये क्या चीज क्या है। कैसे बताओगे? तो एग्रीगेट्स तुम्हारे बन गए हैं, अपने मन में इन सबको एक बार रीड करो। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, डन। हमारे 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हमने लर्न कर लिए। हो गए ना तुम सबको लर्न? 4 बार जी लिखा, 4 बार लिखा, डीपी डीपी, एनपी एनपी, एमपी एफसी, एमपी एफसी, खत्म, डन। अब ये जी क्या होता है? जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। जी का मतलब क्या है? ग्रॉस है। जी का मतलब क्या है? ग्रॉस है, डन। ग्रॉस। एन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ये जो हमने एन लगाया है, ये जो हमने 4 बार एन लिखा था, एन स्टैंड्स फॉर नेट। डीपी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
एनपी स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोडक्ट, सब जानेंगे हम अभी ये कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो जब तुम लेस का चिप्स लेकर आते हो 10 रुपए वाला, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस MRP, तो वो होता है हमारा मार्केट प्राइस, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। फैक्ट्री कॉस्ट, FC मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कि जब वो लेस का चिप्स फैक्ट्री में पड़ा होता है तो वो 10 रुपए का नहीं होता, उससे कम का होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगा होता। तो वो हो गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका डिटेल अभी आगे पढ़ाऊंगी। बट देखो तुम्हें रिलेटेड एग्रीगेट तो लर्न हो गए। क्या है हमारे 4 बार G, 4 बार N, DPMP, 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 MPFC, MPFC हो गए हमारे सारे रिलेटेड एग्रीगेट। और तुम्हें उसका पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। लास्ट वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ग्रॉस जो होता है उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ग्रॉस वैल्यू जो होती है किसी भी चीज की, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। कॉमर्स के बच्चों को डेप्रिसिएशन पता होगा, बट जो ह्यूमैनिटीज के हैं उनको मैं डेप्रिसिएशन बताती हूँ अभी क्या होता है। और नेट वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। ये चीज तुम्हें याद कर लेनी है, अपने दिमाग और अपने दिल में बिठा लो। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी कोई मशीन हो गई, हमारी गाड़ी हो गई, हमारा कोई भी एसेट हो गया, उनको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। चाहे तुमने 1 लाख की कोई घड़ी ले लिया तो वो भी तुम्हारा क्या है? एसेट है। तुम्हारी गाड़ी है वो क्या है? तुम्हारी एसेट है। तो उनकी जो वैल्यू है समय के साथ साथ कम होती रहती है। तुम्हें भी पता है, जो गाड़ी तुमने 2010 में ली थी, तुमने 12 लाख की ली, 13 लाख की ली, तो ऑब्वियसली है अब 2020 तक उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? कभी सोचा है? वो जो उसकी वैल्यू कम होती है दैट इज डेप्रिसिएशन। वियर एंड टियर, गाड़ी चली 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 खराब हो गई, कुछ ना कुछ तुमने उसमें चेंजेस कराए, तो वो जो पैसा तुम उस पर लगाते हो वो होता है डेप्रिसिएशन। जब भी किसी चीज की वैल्यू कम होती है, बिल्डिंग खराब हुई, कहीं से कंस्ट्रक्शन होगा, रिपेयर होगा, मशीन खराब हुई, कार खराब हुई, कोई एसेट खराब हुआ, तो जब भी उन पे कोई वेयर एंड टियर होता है तो उस पे जो कॉस्ट लगती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हमारा फिक्स एसेट की वैल्यू कम होने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी ग्रॉस एंड नेट। ओके, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। सपोज करो कि तुमने 2018 में होंडा सिटी ली। क्या ली? होंडा सिटी ली। ठीक है, 2018 में वो तुमने कितने की ली थी? 12 लाख की ली थी। कितने की ली थी? 12 लाख की। कितने की ली तुमने? 12 लाख की 2018 में जो तुमने होंडा सिटी ली। तो ये जो इसके 12 लाख हैं, दिस इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। ये इसकी क्या है? ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। क्या है ये इसकी? ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। ठीक है, अब 2020 चल रहा है। अब क्या चल रहा है? 2020। तो डू यू थिंक दैट अभी भी इसकी वैल्यू 12 लाख ही होगी? अगर सपोज करो तुम उसे बेचना चाहते हो अपनी कार को, तो क्या वो 12 लाख की बिकेगी? नहीं कहोगे, नहीं दीदी 12 लाख की नहीं बिकेगी, कुछ सस्ती बिकेगी। अब सस्ती क्यों बिकेगी? हमें पता है क्यों, क्योंकि वो चल चल के खराब हो गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो ब्रांड न्यू तो नहीं है ना, इसलिए वो सस्ती बिकेगी। तो हमने सपोज कर लिया 2020 में वो कितने की बिक रही है? 8 लाख की। कितने की बिक रही है? 8 लाख की। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो 8 लाख है, ये है इसकी नेट वैल्यू। ये क्या है? इसकी नेट वैल्यू। ये मान के चलो 12 लाख जिस टाइम पे तुमने वो ली, तब तुम्हें कितने की पड़ती है? वो होती है इसकी ग्रॉस वैल्यू। एंड अब कितने की हो गई है? ये नेट वैल्यू। अब 8 लाख की हो गई है। ये क्या है? इसकी नेट वैल्यू। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, 12 में से 8 लाख माइनस करो, कितना हुआ? 4 लाख। ये जो 4 लाख का डिफरेंस आया है गाइज, व्हाट इज दिस? क्या है ये? 4 लाख रुपए की कीमत क्यों कम हुई? दिस इज आवर डेप्रिसिएशन। ये है हमारे डेप्रिसिएशन बाबा। इनकी वजह से जो हमारी गाड़ी है उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? चली वो खराब ही आएगी, तो मार्केट से जाके नई लोगे। अगर पुरानी लोगे तो ऑब्वियसली तुम कम पैसे दोगे। वो कम पैसे क्यों दोगे? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो बहुत क्लियर तुम्हें हो गया होगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली 2018 में जितनी की ली थी 2020 में उससे सस्ती ही बिकेगी। तो जिस समय पे तुम कोई चीज लेते हो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी ग्रॉस वैल्यू है। और जब आखिर में जब तुम अभी प्रेजेंट समय की बात करते हो तो वो उसकी नेट वैल्यू होती है। नेट वैल्यू होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू। 2020 के एक्चुअल में क्या चल रहा है? अभी 2020 चल रहा है ना, तो
ये होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू। क्या होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू, और ये होती है हमारी टोटल वैल्यू। क्या है टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी? 12 लाख। बट ड्यू टू द डेप्रिसिएशन अब हमारी जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? 8 लाख हो गई है। तो आई होप तुम्हें ग्रॉस नेट समझ आ गया होगा। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, फॉर्मूलाज ऑफ ग्रॉस एंड नेट। तो अब हम देखेंगे कि ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला कैसे होता है। तुम खुद बताओगे मुझे फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ अपनी ग्रॉस वैल्यू क्या सपोज करी है? 12 लाख रुपए हमारी ग्रॉस वैल्यू थी हमारी कार। ठीक है, नेट वैल्यू थी हमारी 8 लाख एंड हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? 4 लाख। डन, ये हमने अभी पढ़ लिया था अपने होंडा सिटी वाले एग्जाम्पल से। तो यहाँ लिखा मैंने ग्रॉस वैल्यू, डॉट वी लगा रही हूँ, यहाँ मैंने लिखा है नेट वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू क्या है हमारी? 12 लाख है। ठीक है, नेट वैल्यू कितनी है हमारी? 8 लाख है। डेप्रिसिएशन कितना है? 4 लाख है। अब मुझे खुद बताओ कि अगर तुम्हें ग्रॉस से नेट में जाना होगा, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना होगा, ग्रॉस टू नेट जाना होगा, तो तुम इस 4 लाख को क्या करोगे? 12 लाख में से 4 लाख को क्या करोगे? खुद बताओ मुझे। ऑब्वियस है, क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नेट वैल्यू आ जाएगा। जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा। अगर किसी को लग रहा है नहीं आएगा तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ। ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट। कैसे? 12 लाख में से हमने 4 लाख रुपए माइनस कर दिए, कितना आ गया? 8 लाख रुपीज। और 8 लाख क्या है हमारा? ये रहा 8 लाख हमारी नेट वैल्यू। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। डन। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पे। अगर तुम्हें नेट से ग्रॉस वैल्यू में जाना हुआ, सपोज करो नेट वैल्यू तुम्हें गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है, ये गिवन नहीं है ग्रॉस वैल्यू, तो तुम क्या करोगे? ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन 4 लाख। तो क्या करोगे? 8 लाख से 4 लाख में जो तुम्हारा 12 लाख आ जाएगा। यू ऑल नो यू हैव टू ऐड। तो यानी कि जब हम नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारी ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी? नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। अभी भी अगर कुछ बच्चों को लग रहा होगा कैसे आएगी, नेट में ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, तो यहाँ हम देख लेते हैं। नेट वैल्यू कितनी थी हमारी गाड़ी की? 8 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? 4 लाख। ठीक है, और एंड में ग्रॉस वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इससे? 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो 8 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 12 लाख आ गया हमारा ग्रॉस। तो यहाँ सिंपल हमने पढ़ लिया कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। तो आई होप तुम्हें ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला समझ में आ गया है। ये दोनों फॉर्मूलाज अपने माइंड में बिठा लो और कभी भी अपनी लाइफ में से भूलना मत। अब हमें पढ़ना है डीपी एंड एमपी, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो उससे पहले कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो नेशनल इनकम में हमारे लिए कंसिडरेबल होती है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री की नेशनल इनकम, यानी कि पूरी कंट्री की इनकम। तो पहले कंट्री तो जान लो, कंट्री कहाँ तक की है, कंट्री के क्या क्या बॉर्डर्स हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया का जितना बॉर्डर है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जितना ट्रेड चल रहा है, तुम सोचोगे कि हम उसको अपने नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। येस, यू आर राइट। तो जितना भी इंडिया का डोमेस्टिक बॉर्डर है, यानी हमारा जो बॉर्डर है, उसको हम जितना इंडिया के इस पोर्शन तक काम होता है, पूरा हमारी जो ये फिगर है, तो वो सब हमारा डोमेस्टिक बॉर्डर में आता है। जो भी ये सब चीजें हमारे अंडर में आएंगी। और क्या होता है हमारा, आप सबको पता है कि हमारा ओशन से ओशन वाटर कितना होता है हमारा, जितने हमारे 12 नॉटिकल माइल है, आई थिंक 22 है, वहां तक वो भी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। अब आप सोचो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या है, इंडिया का क्या क्या हक है। तो पहले तो आ गया कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सब हमारे हैं, तो यानी कि बॉर्डर के अंदर जो काम होगा वो हमारा है। तो जो और क्या हुआ, शिपिंग वेसल्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज है शिपिंग वेसल्स। अब आपका सामान जा रहा है शिप के अंदर भर के,
ठीक है, अब वो कहाँ पे रन कर रहा है, आपका शिप यूएसए के वाटर में रन कर रहा है, तो क्या वो शिप यूएसए को आ जाएगा? अगर तुम्हारा कार्गो, तुम्हारी इतना सारा सामान ट्रेड होता रहता है यार, आप सबको पता है, आपने देखा है वाइस सिटी में हमारा पूरा ट्रेड वाली वो जगह आती थी, तो ठीक है ना। तो जो वो शिपिंग वेसल्स है, अब हमने कुछ सामान लोड करा के यूएसए भेज रहे हैं, तो वो समझो कि तुम यूएसए के पानी में चल रहा है, यूएसए के ओशन में चल रहा है, वहां पे चल रहा है वो, तो क्या वो यूएसए का हो जाएगा? नो, रहेगा तो वो हमारा ही। तो जो हमारे शिपिंग वेसल्स हो गए, ऑयल कंटेनर्स हो गए, ये भी हमारी टेरिटरी होते हैं। अगर वो यूएसए के वाटर में रन कर रहे हैं, या अगर वो चाइना के आसपास रन कर रहे हैं, अगर यूरोप के किसी कंट्री के सी में रन कर रहे हैं, तो वो उनके नहीं हो जाएंगे, वो होंगे हमारे। इसलिए जितने भी शिपिंग वेसल्स इस समय पे चल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स चल रहे हैं, वो क्या है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमें पैसा कमा के देंगे। और क्या होता है? एम्बेसी, आपको पता है एम्बेसी, आप सब इतने बड़े हो, किसी को आईएफएस ऑफिसर बनना है तो उन्हें एम्बेसी तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो जितनी भी एम्बेसीज हैं, अब अमेरिका के अंदर इंडिया की एम्बेसी होगी, लंदन के अंदर भी होगी, जापान के अंदर भी होगी, तो इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज बाहर के देशों में है, वो सब हमारी टेरिटरी हैं, वहां पे जो कुछ भी होगा उस पर हमारा हक होगा। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या आता है? एम्बेसीज। ठीक है, तो मेनली दो चीजें तुम्हें याद कर रखनी है कि शिपिंग वेसल्स, ऑयल कंटेनर्स, एम्बेसीज हो गए, और जो हमारा बॉर्डर है ऑब्वियस यार वो तो है। ठीक है, अब जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है आपको जाननी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है। आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है? सपोज करो जापान की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, जापान की एम्बेसी है इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर, तो है तो वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। बट ये जो जापान की एम्बेसी है ये इंडिया की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये होगी जापान की। क्यों? बिकॉज ये जापान की एम्बेसी है। अब सपोज करो जापान के अंदर है इंडिया की एम्बेसी, तो वो हमारी होगी, वो हमारी होगी। क्यों? बिकॉज दैट इज द इंडियन एम्बेसी। ये होता है चक्कर हमारी एम्बेसीज का। जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। तो आई होप तुम समझ गए होगे। ऑयल टैंकर्स भी आप समझ गए होगे। अगर कोई चाइना का शिप हमारे वाटर में तैर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा है, नहीं, वो होगा चाइना का ही, वो चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो तुम्हें डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे और तुम्हारी मैम पूछेगी तो बहुत इजीली तुम्हें उसको आंसर कर देना है। नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है अपनी नॉर्मल रेजिडेंट। जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? तुम कौन हो? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो। क्यों नॉर्मल रेजिडेंट? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा 1 साल से ज़्यादा से इंडिया में रह रहे हैं। हाँ, बहुत सालों से रह रहे हैं, 15-20 साल से रह रहे होंगे। ट्रेड कहाँ करते हैं? इंडिया में करते हैं, ऑब्वियस है इंडिया में ही ट्रेड करते होंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं जिनका डोमेस्टिक इंटरेस्ट और उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो एक कंट्री में ही रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि उनका खर्चा, उनका सोना, उनका खाना पीना सब कुछ एक ही कंट्री में हो रहा है। वो खर्च भी उसी कंट्री में करेंगे और कमाएंगे भी उसी कंट्री में। तो वो हो जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। कौन हो जाते हैं वो? नॉर्मल रेजिडेंट्स। सपोज करो कि कोई अमेरिका से हमारे यहाँ पर आ गया है, बट वो साल भर से यहीं है, यहीं पे रह रहा है, यहीं पे खा रहा है, यहीं पे सो रहा है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तो ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट्स की अगर आपको डेफिनेशन आए तो वो कौन है? इट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स or an institution who has ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country। यानी कि center of economic interest मतलब क्या है? खर्चा और कमाई। तो वो खर्चा भी हमारी कंट्री में ही करे और कमाई भी हमारी कंट्री में ही करे। ये होते हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स। समझ गए? तो ये 2 कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिए। अब आओ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? मेहनत की कमाई। फैक्टर इनकम क्या है? मेहनत की कमाई। और ट्रांसफर इनकम क्या है? फ्री फंड की, कि मेहनत नहीं करी बट कमाई मिल गई। अब मेहनत की कमाई किसकी हो गई? जैसे कि आप मान लो आपके टीचर्स की, कितनी मेहनत करते हैं आपके टीचर्स, तो टीचर्स को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस में आप सब लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो उन सबको क्या मिलती है? उनको सैलरी मिलती है। और क्या हो गया? आपके पापा टूर पे जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हो गए उनको भी क्या मिलती है? फैक्टर इनकम, यानी कि वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं। जितने मजदूर हैं, आपने देखा है समय पे मजदूरों की हालत बहुत खराब है, तो मजदूर को वेजेस मिलती हैं, तो वेजेस भी क्या है? हमारी फैक्टर इनकम।
तो फैक्टर इनकम आप समझ गए, जो मेहनत करके कमाई जाती है वो फैक्टर इनकम है। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या है? फ्री फंड की इनकम। और फ्री फंड की इनकम कैसे मिलती है? फ्री फंड की इनकम जैसे आप सपोज करो कि तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, 12th में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो हो सकता है कि तुम्हें कोई बड़ा सा कॉलेज स्कॉलरशिप दे दे। क्या दे दे? स्कॉलरशिप दे दे। तो वो तुम तो कहोगे दीदी हमने पढ़ाई करती, हमने मेहनत करती, बट नहीं, स्कॉलरशिप इज़ अ फ्री फंड की इनकम, यानी कि ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट हो गई पेंशन। पेंशन, जितने भी बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, तो वो उनको घर बैठे हुए आराम से वो बैठे हुए, बट उन्हें पेंशन मिल रही है, तो दैट वुड बी अ ट्रांसफ़र इनकम। उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी है, बट उनको पैसा मिल रहा है, वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। और क्या हो गई? गिफ्ट। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर तुम्हारी चाची आई है तुम्हारे यहाँ 2 साल बाद तुमसे मिलने जाते हुए, उन्होंने तुम्हें 2000 रुपये का नोट दे दिया और तुम बहुत खुश हो गए, अरे वाह मैंने तो कमाई कर ली है। बट वो तुम्हारी फैक्टर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसके लिए मेहनत नहीं करी है। तुमने उन्हें पानी ला के दिया होगा, तो उनकी सारी डिमांड्स पूरी करी होगी, बट दैट इज़ नॉट द मेहनत, वो तुम्हारी फ्री फंड की कमाई है। तो यानी कि कोई गिफ्ट्स हो गया, कोई डोनेशन हो गई। सपोज करो कि तुम्हारी कोई एनजीओ है, तुम्हारे यहाँ कोई डोनेशन आ गई है, या फिर तुम्हारा कुछ भी है, तुम कोई, जैसे अभी मोदी रसोई चल रही है कि गरीब लोगों को खाना खिलाना है, तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं उसके लिए, तो दैट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या है? जो फ्री फंड में मिलती है। सब्सिडीज़ क्या है? ट्रांसफ़र इनकम में गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देती है, सस्ता करती है सामान को, तो वो सब क्या है? हमारी ट्रांसफ़र इनकम। और जो मेहनत करके कमाई जाती है, सैलरी, वेजेस, कैपिटल, ये सब क्या है? ये सब है हमारी फैक्टर इनकम, जो मेहनत करके कमाते हैं। तो इसका डिटेल डिफरेंस जो होता है 3-4 पॉइंट का, जो एग्जाम में आता है, वो तुम्हें मेरे नोट्स में मिल जाएगा। तो तुमने ट्रांसफ़र इनकम भी पढ़ लिया, फैक्टर इनकम भी पढ़ लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी भी पढ़ ली, नॉर्मल रेजिडेंट भी पढ़ लिया। लास्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है, आप सोचोगे दीदी ने कहा था डीपीएनपी पढ़ाओगे, और ये क्या क्या पढ़ा रही हैं? क्यों? क्योंकि ये सब डीपीएनपी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो लास्ट चीज़ क्या है हमारी? NFIA। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी क्लास में। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो तुम्हारी क्लास में मैम, लेकिन NFIA, फीफा, फीटा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फीफा फीटा कुछ नहीं है, 2 छोटे से बच्चे हैं जिनकी फ्रेंडशिप हमारे से होगी अभी। तो NFIA क्या होता है? N मतलब क्या होता है? नेट, वी ऑल नो। F मतलब क्या है यहाँ पे? फैक्टर। I मतलब क्या है? इनकम। A मतलब क्या है? फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम आपको पता है जो मेहनत की कमाई होती है। नेट मतलब क्या है? एक्चुअल, हमने अभी पढ़ा था लास्ट में। फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर की सारी कंट्री से। आपको पता है हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे कई सारे लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कईयों की बाहर जॉब लग जाती है, वो जाके काम करते हैं, तो कमाई होती है बाहर से। आप लोग यूट्यूब से कमाई होती है कई लोगों को, तो वो क्या है? यूट्यूब के जितने भी यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं उन सबको पैसा मिलता है, तो वो क्या है? वो इंडिया के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम बढ़ रही है इंडिया की, इंडिया को बाहर के देश से पैसा मिल रहा है। तो वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड पूरा USA, जापान, चाइना, जहां से भी बाहर से हमें जितना भी पैसा आएगा वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूडेड होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पूरे देश, बाहर पूरे वर्ल्ड से जितना पैसा इंडिया में आया वो हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते कैसे हैं? कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हमें 2 छोटे बच्चों से मिलना है। कौन है वो? फीफा और फीटा। फीफा कौन है? वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा का नाम क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितना पैसा बाहर से आया है, USA से जितना आया, चाइना से जितना आया, यूरोप से जितना आया। फीफा मतलब क्या है? जितनी हमारी कमाई हुई है, ठीक है। और फीटा क्या है? फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि जो हमने उन्हें दिया है, जो हमने USA, चाइना, यूरोप एंड जापान सो ऑन को जो हमने पे करा है। फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट करा तो हमारे पे पैसे आए। बट फीटा इज हम लोग कितनी सारी चीज़ें, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराते हैं, हम आईफोन मंगाते हैं, हम कितनी सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट कराते हैं, हम अगर दवाई भी इंपोर्ट कराते हैं, तो जो इम्पोर्ट्स होते हैं तो ऑब्वियस है हम उन्हें पैसे पे करेंगे। आपने BOP चैप्टर सब में पढ़ा था, इम्पोर्ट्स के लिए हमें उन्हें फॉरेन एक्सचेंज में पे करना पड़ता है, तो वो हमारे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में आती है, हमने जो उन्हें पे करा है। एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो उन लोगों ने हमें पे करा है। तो
जब NFIA निकालना होता है, इसमें क्या वर्ड आता है, नेट वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, नेट वर्ड आता है। तो इसलिए हम इसमें दोनों को कंसिडर करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सपोज करो कि हमारी टोटल फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000। $10,000 हमने कमाए थे, ठीक है। और हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी, हमने कितनी उनको दी थी, हमने उनको 2,000 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं, 2,000 रुपये हमने पे किए हैं उनको। तो हमारा NFIA कितना लिखेगा, हमारा NFIA निकलेगा 8,000। क्यों निकलेगा, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला दैट NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। खत्म कहानी, बस इसको तुम्हें इस फॉर्मूला को लर्न कर लेना है। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या है, जितना हमने कमाया है उनसे फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा क्या है, टू अब्रॉड, यानी कि जितना हमने उन्हें पे करा है। तो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, उसमें फीफा फीटा लिखा होगा, NFIA सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा। तो तुम्हें जब NFIA की जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे, फीफा में से फीटा को माइनस कर दोगे। अब NFIA की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो आ गए हैं हम अपने उस कॉन्सेप्ट पे, DP और NP। तो चलो DP NP पढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि NFIA की क्यों जरूरत होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा, नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, फैक्टर इनकम पढ़ा, ट्रांसफर इनकम पढ़ा, NFIA पढ़ा, उसके 2 बच्चे पढ़े, फीफा और फीटा। अब लास्ट आ गए हम अपने DP एंड NP पे। सो लेट्स स्टार्ट। सिमिलरली हम 2 मिनट के अंदर अपना DP एंड NP पढ़ेंगे। तो DP इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NP इज नेशनल प्रोडक्ट। तो सिंपल सा DP में मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी है, इसमें NFIA इंक्लूडेड होता है। इसमें NFIA इसमें NFIA इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ मैंने इतना बड़ा क्रॉस लगाया है, गलती से बोल दिया था। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA फीफा में से फीटा माइनस करके जो मार्क निकलता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। एंड जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें हमारा NFIA इंक्लूडेड होता है। इसमें इंक्लूड क्या होता है, हम इसमें NFIA को इंक्लूड करते हैं। तो देखो, अब हमने एक सपोज करिए सिचुएशन, जैसे वो होंडा सिटी वाली ली थी वैसे ही। तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2 लाख। कितना है, 2 लाख, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट हमारा कितना है, 3 लाख। डन। और NFIA कितनी है हमारी, 1 लाख। NFIA कितनी है हमारी, 1 लाख। एक पेपर पे लिख लो। तो सपोज करो कि तुम्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे अगर जाना होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 2 लाख, और NFIA कितना है, 1 लाख, और ये कितना है, 3 लाख। तो अगर तुम्हें DP से NP पे जाना होगा तो तुम क्या करोगे, 2 लाख में से 1 लाख को क्या करोगे तुम, जो हम तुम्हारा यहाँ 3 लाख आ जाएगा। तो तुम्हें साफ साफ लिख रहा है कि अगर हम 2 लाख में 1 लाख प्लस कर देंगे तो यहाँ हमारा 3 लाख आ जाएगा। तो दैट मीन्स वेरी इजी कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA को प्लस कर देते हैं तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। कैसे आता है, हमें दिख रहा है 2 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो यहाँ 3 लाख आ गया। तो आ गया हमारा फॉर्मूला कि DP प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA को प्लस करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना है, 3 लाख गिवन है, ठीक है। NFIA 1 लाख एंड DP कितना है, 2 लाख है। तो ऐसा क्या करें जो ये 2 लाख बन जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ 2 लाख बन जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे कि इसमें से 3 लाख में से आपने 1 लाख माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली आपका 2 लाख आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन गया। पहला क्या हुआ, DP प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NP एंड NP माइनस NFIA इज इक्वल्स टू DP। खत्म, 2 फॉर्मूलाज हमने और पढ़ लिए अपने। तो यहाँ सपोज करो तुम्हें DP इज गिवन 2 लाख, NP इज गिवन 3 लाख, फीफा इज ऑल्सो गिवन एंड फीटा इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है हमारे न्यूमेरिकल में कि हमें क्या निकालना है, NFIA। तो सबसे पहले आप NFIA कैसे निकालोगे, फीफा माइनस फीटा। डन, ठीक है। अब क्या आया हमारा, फीफा माइनस फीटा, 1,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। आ गई हमारी NFIA, ठीक है। अब यहाँ सपोज कर लो तुम कि तुम्हें NP नहीं गिवन है। हमें अब पता है NP 3 लाख है बट गिवन नहीं है। तुम्हें प्रूव करना है दैट NP इज 3 लाख। तो तुम कैसे करोगे, वी ऑल नो दैट NP इज इक्वल्स टू DP प्लस NFIA।
हमें पता है, हमने अभी फॉर्मूला में पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, NP इज इक्वल्स टू DP कितना है 2 लाख प्लस NFIA कितना आया हमारा 1 लाख, आ गया हमारा क्या, हमारा NP इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो देखो मैंने 2-3 तरीकों से तुम्हें करके दिखा दिया है कि अगर हम DP प्लस NFIA करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा, एंड नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। NFIA कितना है, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होगा। ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा मतलब यही था कि फीफा फीटा तुम्हें एग्जाम में ऐसे गिवन होगा, तुम निकाल लोगे। तो DP NP हमारा खत्म, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम सब हमने पढ़ लिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ घबराओ मत, जब क्लास में जाओगे तो 18 से 20 पीरियड लगेंगे तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने में। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना वीडियो के अंदर, उसे थोड़ी देर रुक के देख लेना। 2 बार 3 बार देखोगे वीडियो को, पूरी लाइफ में कभी नेशनल इनकम चैप्टर तुम भूलोगे नहीं। अब लास्ट हमने अपना GG भी पढ़ लिया, NN भी पढ़ लिया, DP NP ये भी पढ़ लिया। अब क्या चीज़ बची है हमारी, यस यू आर राइट, वो जो छोटे से MP और FC लिखा था ना, वो हमारा बचा है। तो बस MPFC करेंगे और आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें वो जो जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो कि नेशनल इनकम के फॉर्मूला, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो पढ़ेंगे, और वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे जितनी आसानी से हम ये पढ़े हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। एंड गाइस, तुम शेयर नहीं करते हो मेरी वीडियो, मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया था, मैं सारी वीडियोज़ डिलीट कर दूंगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। बहुत टाइम हो गया मुझे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को बोलते हुए प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी व्यूज़ एट ऑल फॉर इकोनॉमिक्स। तो इससे बेटर है कि मैं हिस्ट्री की वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो बच्चे मुझसे बहुत प्लीज़ करें आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी बनाओ। बट गाइज, मैं पहले इको बना रही हूँ, तो प्लीज़ शो मी सम सपोर्ट। आप पहले इको की वीडियोज़ को शेयर करो, मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी आगे। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। रिलेटेड एग्रीगेट के लास्ट चीज़ पर अब हम आ गए हैं, मार्केट प्राइस एंड फैक्ट्री कॉस्ट। इसके समझने के बाद हमारा रिलेटेड एग्रीगेट जो 8 है आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ के उनके सारे पार्ट्स को समझ लिया है। नेक्स्ट आपका बस अब आपको प्राइवेट इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाऊंगी लास्ट वीडियो में। उसके बाद नेशनल इनकम आपका कंप्लीट। तो जैसे हमने अभी NFIA पढ़ा था, तो NFIA हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट को समझने के लिए पढ़ा था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है NIT के बारे में, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अब उनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनको हमें MP और FC में जरूरत पड़ेगा। जैसे कि ग्रॉस और नेट में क्या चीज़ हमें जरूरत पड़ी थी, यू ऑल नो, डेप्रिसिएशन हमारे काम आया। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे काम क्या आया, NFIA काम आया। तो ऑब्वियस MPFC के भी एक फ्रेंड होगा उनका, तो MPFC का फ्रेंड क्या है, NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट मतलब क्या होता है, देखो नेट में ना हम एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे होते हैं। जब भी नेट वर्ड आता है ना, तो ऑब्वियस है कि फॉर्मूला में कुछ ना कुछ माइनस होगा। ये सब बातें छोटे छोटे पेपर पे लिख लो, अपनी आगे तक 12th के एंड तक तुम्हें काम आएंगी। नेट जब भी आते तो कुछ ना कुछ माइनस होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, अभी आपने BOP चैप्टर में पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हर चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। आप होटल में खाना खाने जाते हो, उस पर तुम्हारा काफ़ी सारा टैक्स लगा होता है, वो टैक्स तुम पे करते हो, पे करना होता है होटल वाले को, पर वो पे तुमसे करवाता है। अब शराब क्यों खोली है, लिकर शॉप्स, अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाद में जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनके लिए भी, तुम सब लॉकडाउन सिचुएशन को फेस कर रहे हो। गवर्नमेंट ने लिकर शॉप्स क्यों खोली है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की कमाई होती है। कमाई कहाँ से होती है गवर्नमेंट की कमाई यहाँ से होती है। गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी लगाती है, कस्टम ड्यूटी, कुछ बहुत सारा सब कुछ गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स नाम रख के उसके ऊपर, शराब के ऊपर, और तभी वो महंगी हो जाती है। तो वो गवर्नमेंट की कमाई होती है, वो गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। देखो जो बॉटल होती है आपकी लिकर की, अगर वो 300 रुपये की मिल रही है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आप समझ लो कि 100 रुपये भी नहीं होगी। जितना भी ये 300 रुपये की क्यों मिल रही है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाए। अब आप कहोगे गवर्नमेंट गंदी है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है, तो देखो वो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आ गया कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाती है। बट गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है क्यों, क्योंकि अगर वो महंगी नहीं होगी तो सब लोग पीने लग जाएंगे, लिमिटलेसली पीने लग जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो आप समझ गए हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बहुत अच्छे से, कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिलते रहते हैं। हम टॉपिक से हट रहे हैं, तो लेट्स कम टू द
टू टॉपिक। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी जिसमें हमारे काम आएगी सब्सिडीज़। आप सबको पता है, आप सबके घर में सिलेंडर आता है, तो आपकी मम्मी से पूछना सब्सिडी क्या होती है। तो क्या होता है, जब कई बार सिलेंडर 1000 रुपये में मिलने लगता है और ज़्यादा महंगा मिलने लगता है, तो यार नॉर्मल घर के लोग भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकार अपनी तरफ से 300-400 रुपये पे करती है। तो हमें अगर सिलेंडर उनको 1000 रुपीज़ का पड़ रहा है तो हमें 600 रुपीज़ देने होंगे, 700 रुपीज़ देने होंगे। तो वो जो 300-400 रुपये का गैप क्या है, वो 300-400 रुपये का गैप सब्सिडी है, वो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सब्सिडीज बहुत सारी चीज़ों पे मिलती है, जैसे एग्रीकल्चर सीड्स होते हैं, फार्मर्स को मिलते हैं, उन्हें सस्ते में सीड्स मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी क्या हो गई, राहत जो हमें हमारी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस क्या हो गए, जितना भी गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम जब निकालते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, खत्म कहानी। जैसे NFI में फीफा में से फीटा माइनस कर देते हैं, वैसे ही फॉर्मूला लर्न कर लो, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, खत्म। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें कंप्लीट हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, डन। अब आ जाओ टॉपिक पे, MPFC। MP इज मार्केट प्राइस, FC इज फैक्ट्री कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या है, बाजार में चिप्स 20 रुपये का मिल रहा है लेस का, तो वो उसका मार्केट प्राइस है। तो देखो मार्केट प्राइस में हमेशा NIT इंक्लूडेड होता है, जैसे ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और हमारा नेशनल प्रोडक्ट में NFI इंक्लूडेड होता है, वैसे ही MP के अंदर मार्केट प्राइस के अंदर NIT इंक्लूडेड होता है। सिंपल सा सिचुएशन लेके देखो, जब बाजार में जो चिप्स आ रहा है ऑब्वियसली उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं ना, बाजार में जो चिप्स है उस पर टैक्स लगे हुए हैं, लिखा होता है MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो दैट मीन्स जो मार्केट प्राइस होता है उसमें NIT इंक्लूडेड होता है। एंड व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट, आई एम सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, जब वो चिप्स फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है, आपने मेगा फैक्ट्रीज हिस्ट्री TV पे चैनल पे दिखाते हैं, फैक्ट्रीज में लेस के चिप्स बनते हैं, तो जिस टाइम वो फैक्ट्री में होता है तो उस समय पे उस पर कोई टैक्स नहीं लगा होता, तो हम फैक्ट्री कॉस्ट में NIT को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो MP में NIT इंक्लूड होगा, FC में NIT इंक्लूड नहीं होगा। अब बनाएंगे इसका फॉर्मूला। सो हेयर वी कम टू द पॉइंट दैट MP में NIT इंक्लूड होगा, FC में नहीं होगा। तो एक सिचुएशन लेते हैं कि MP 20 रुपीज़ का लेस का चिप्स मिल रहा है हमें मार्केट प्राइस पे, उस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है हमारा 5 रुपीज़, एंड उसकी फैक्ट्री में कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपये। तो यहाँ से अब बनाएंगे हम अपना फॉर्मूला। तो अगर आपको MP से FC में जाना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप 20 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप MP में से NIT को माइनस कर रहे हो तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ रहा है, एंड दिस इज योर फॉर्मूला कि अगर MP में से मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगी। कैसे आएगी, 20 रुपीज़ का चिप्स बाजार में मिल रहा है, 5 रुपये का उस पर टैक्स लगा हुआ है, तो फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट कितनी है, 15 रुपये, एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डन। अब इसका हम दूसरी सिचुएशन में जाएंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट है 15, 5 रुपये का उस पर इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन गया कि अगर हम FC प्लस NIT कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस, यानी कि अगर हम 15 प्लस 5 कर देंगे तो ये आ गया हमारा 20 रुपीज़ वाला लेस का चिप्स। इस पे 5 रुपये हमारा टैक्स लगा है और वो 15 रुपीज़ का फैक्ट्री से अगर जाके तुम लोगे तो वो सपोज तुम्हें 15 का मिल जाएगा। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले और हो गए हैं। विद दिस हमने MP और FC भी पढ़ लिया। MP इज द मार्केट प्राइस जिस पे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, FC इज द फैक्ट्री कॉस्ट जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। सपोज करना एग्जाम में आपको NIT नहीं दे रखा है, NIT की जगह तुम्हें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 10 रुपीज़ और आपको सब्सिडीज दे रखी हैं 5 रुपीज़। तो अब आप इस सिचुएशन में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, सो वी ऑल नो कि NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो आप क्या कर दोगे, 10 माइनस 5, यहाँ आपका NIT आ गया 5, और फर्दर ऑन ऐसे ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर NIT नहीं दे रखा होगा, ऑब्वियस है एग्जाम में NIT हमेशा क्वेश्चन घुमा के आता, नहीं दिया होगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखे होगे तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, वो तुम लगा दोगे, एंड बाद में ये 2 फॉर्मूलाज देख लो, MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP। सिंपल सिचुएशन खत्म। तो विद दिस हमारा
ऑलमोस्ट नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो चैप्टर है जो थोड़ा बच्चों को और डिफिकल्ट लगता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12th इकोनॉमिक्स की हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू हैव पॉलिटिकल साइंस तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। नोट्स आपको मेरी ब्लॉग साइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। सो विद दिस हमारा नेशनल इनकम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू शेयर माय वीडियो। प्लीज़ गाइस शेयर माय वीडियो। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मैं हिस्ट्री की वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना ही ज्योग्राफी की वीडियो बना रही हूँ, पहले ही को बना रही हूँ। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। कमेंट करके बताओ कोई भी क्वेरी हो तो। इस चैप्टर में तो बहुत क्वेरीज आती हैं बच्चों को, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई विल रिप्लाई टू यू। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो मुझसे। सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।